तो बच्चों नेक्स्ट हमको देखना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल नॉन कंडक्टर। अब जैसी ये हेडिंग आती है तो बच्चों के दिमाग में आता है सर नॉन कंडक्टर और चार्ज, ये कैसे पॉसिबल है? अरे बिल्कुल पॉसिबल है भैया। वो जब आप प्लास्टिक स्केल को हेयर से रब करके चार्ज कर लेते हो और पेपर पीसेस के पास ले जाते हो तो वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है ना, तो उसमें आपने प्लास्टिक स्केल को चार्ज किया था कि नहीं? तो प्लास्टिक मींस व्हाट? नॉन कंडक्टर ना। तो क्या होता है बच्चों, नॉन कंडक्टर जो है आप हर उस बॉडी को चार्ज कर सकते हो जो एटम से बनी है। एटम में से बस आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन डालना है, चार्ज हो जाएगा। बस फर्क ये है कि नॉन कंडक्टर जो होता है वो चार्ज को आगे ट्रांसमिट नहीं करता और कंडक्टर जो होता है वो चार्ज को आगे ट्रांसमिट कर देता है। तो इतना सा डिफरेंस आता है। कंडक्टर चार्ज को आगे ट्रांसमिट कर देता है और नॉन कंडक्टर में जहां चार्ज होता है वो वहां बना रहता है। तो मान लीजिए ऐसा कोई स्फेरिकल नॉन कंडक्टर है, ये और इसका सेंटर, ये इसका रेडियस r, लेकिन हमने क्या किया है, इसको चार्ज दिया हुआ है तो स्वाभाविक है जो चार्ज इनसाइड में रहेगा वो रहेगा, अपनी जगह पर आगे नहीं जाएगा। अच्छा, यदि कंडक्टर होता तो क्या होता? तो कंडक्टर का मतलब जैसे मेटल स्फीयर, मेटल मतलब कंडक्टर है, उसमें बच्चों आप चार्ज दोगे तो वो इनसाइड में रहेगा ही नहीं, वो चार्ज कहां ट्रांसमिट हो जाता है? उसके सरफेस पर। नॉन कंडक्टर में इनसाइड में चार्ज रहेगा और कंडक्टर में इनसाइड में चार्ज नहीं रहेगा, कहां जाएगा? सरफेस पर। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो अभी अपन ले रहे हैं चार्ज स्फेरिकल नॉन कंडक्टर और इसका रेडियस r है और इसको हमने चार्ज दिया है सपोज q और ये रेडियस है r, ये सेंटर और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस में यहां कोई पॉइंट है जिस पर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो। इस पॉइंट P का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। अब बोलने को हम स्मॉल r बोल रहे हैं पर दिस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, क्योंकि व्हाट इज स्मॉल r? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर, और पॉइंट P आउटसाइड में, इसका मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। और इस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो बच्चों आप इसके जो नॉन कंडक्टर जो आपने जो स्फीयर लिया है उसके सेंटर को सेंटर ले लीजिए। स्मॉल r रेडियस का एक कंसेंट्रिक स्फीयर अज्यूम कीजिए। कंसेंट्रिक स्फीयर का मतलब दोनों के सेंटर कॉमन है। तो अब ये जो नॉन कंडक्टर स्फीयर है ये पूरा का पूरा इस क्लोज सरफेस के अंदर आ गया और इस पूरे पर मैंने चार्ज बताया है Q। ये जो स्फेरिकल नॉन कंडक्टर दिख रहा है ना, इस पूरे पर चार्ज कितना है? Q। ये पूरा क्लोज सरफेस जो हमारा इमेजिनरी क्लोज सरफेस है उसके अंदर आ गया। तो ये जो क्लोज सरफेस है जो हमने इमेजिन किया है इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब ये जो क्लोज सरफेस है गॉसियन सरफेस, इस पर हमने ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया P और इस नॉन कंडक्टर स्फीयर की वजह से यहां पर इंटेंसिटी नो डाउट डिस्टेंस के डायरेक्शन में होगी। भाई यहां पर आपको इंटेंसिटी मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करना पड़ेगा, ये इसको रिपेल करेगा इंटेंसिटी डिस्टेंस के डायरेक्शन में। और इस पर्टिकुलर पॉइंट जो है इसका स्मॉल सरफेस, तो सरफेस एरिया मान लीजिए ds, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अब इस P से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा
कितना, थोड़ा सा स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा आप बता सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू P, small electric flux d phi E dot ds, d phi is equal to E dot ds, d phi is equal to E ds cos 0, क्योंकि E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में ना, तो cos 0 क्योंकि थीटा 0 हो गया, cos 0 1 होता है, तो d phi is equal to E into ds। अब पूरे क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो आपने क्लोज सरफेस इमेजिन किया है ना गॉसियन सरफेस, इससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, स्मॉल पार्ट में से तो आपने बता दिया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप बोलोगे phi is equal to इंटीग्रेशन ऑफ d phi। भाई ये जो d phi है ऐसा यहाँ पर भी d phi होगा, यहाँ भी d phi होगा, यहाँ भी d phi होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, सारे d phi का समेशन, सारे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप ऐड कर दीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। समेशन मतलब इंटीग्रेशन, तो टोटल के लिए phi is equal to इंटीग्रेशन ऑफ d phi, तो phi is equal to इंटीग्रेशन d phi की जगह पर E into of ds, phi is equal to E इंटीग्रेशन ऑफ ds, E into इंटीग्रेशन ds मींस टोटल सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, जो आपने इमेजिन किया है इमेजिनरी क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस, इसका सरफेस एरिया। अब इसका मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया कितना होता है स्क्वायर का 4 पाई r स्क्वायर, r कौन सा, स्मॉल r, तो आप क्या लिखोगे इनटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला बाय इंटीग्रेशन, लेकिन यही चीज आप जानते हैं बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम phi is equal to 1 upon x y 0 टाइम्स ऑफ q। किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा वो कितना होता है 1 upon x y 0 टाइम्स ऑफ q। What is q? Charge placed inside the closed surface, ये क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज आपको दिख रहा है पूरा q है, ये हो जाएगा by 1 and 2 E into 4 pi r square is equal to 1 upon epsilon 0 times of q, means E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q by r square। कितना होगा, इतनी इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगी, लेकिन ये जो इंटेंसिटी बच्चों आपने निकाली है ना, ये चार्ज के टर्म्स में, मान लीजिए ये जो आपको नॉन कंडक्टर स्फीयर मिला है ना, इसकी चार्ज डेंसिटी रो है, तो रो के टर्म्स में कितना होगा, तो आपको मालूम है चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, जिस पर चार्ज है, तो चार्ज किस पर है, इस स्फीयर पर है, इसका वॉल्यूम। यदि इसका वॉल्यूम बोलोगे तो क्या बोलोगे 4/3 पाई r क्यूब। कौन सा, कैपिटल R, इसका रेडियस।
तो इसलिए रो इज इक्वल टू Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई इंटू ऑफ कैपिटल आर, ये आ जाएगा क्योंकि पूरा चार्ज इसी वॉल्यूम पर है। भाई चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ भी होता है, चार्ज अपॉन एरिया भी होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम भी होता है, डिपेंड करता है शेप ऑफ ए कंडक्टर। यहाँ कंडक्टर स्फेरिकल है तो पूरा वॉल्यूम आएगा और नॉन कंडक्टर है इसलिए, तो डेफिनेटली यहाँ Q इज इक्वल टू रो इंटू 4 अपॉन 3 पाई इंटू ऑफ आर क्यू। इसकी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह जाएगा रो 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, E is equal to रो r cube upon 3 into epsilon naught into 1 upon r square। ये आ जाएगा राइट। अब बच्चों यहां पर ये मैंने जो डिराइव किया इसमें डिफरेंट केस भी बनेंगे। फर्स्ट केस बनेगा when small r is greater than capital R। Small r is greater than capital R का मतलब what is small r? Distance of a point P from center। And what is capital R? Radius of sphere, non-conductor sphere। तो स्मॉल r is greater than capital R, इसका मतलब पॉइंट P जो है वो स्फीयर के बाहर है। तो फर्स्ट केस व्हेन पॉइंट P इट इज आउटसाइड फ्रॉम द चार्ज स्फीयर, उसके बाहर है। तो उसी केस में तो अपन ने ड्राइव किया है, बाहर लगी तो ड्राइव किया है, तो इसलिए यही फॉर्मूला हो जाएगा सीधे सीधे, और सीधे हम बोलेंगे E इज इक्वल टू रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। सीधे यही बोलेंगे, इसका मतलब बोलेंगे E इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज स्फीयर के यदि बाहर आप जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे, ज्यादा दूर जाते जाएंगे, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। पास में इंटेंसिटी हाई रहेगी, मतलब यदि पास में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा थोड़ा दूर रखोगे तो कम फोर्स लगेगा, और दूर रखोगे तो और कम फोर्स लगेगा। इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है? E इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कहां पर? आउटसाइड। यही चीज मैं बोलूं आपसे सेकंड केस व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। यदि ये बोलूं मतलब मैंने इस पॉइंट P को कहां मान लिया, इसका मतलब सरफेस पर। यदि ये पॉइंट P यहां होगा तो स्वाभाविक है पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? जितना रेडियस है। तो सेकंड केस व्हेन पॉइंट P इट इज ऑन द चार्ज स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब यहां पर है, इसका मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। और यदि ऐसा है तो फिर अपन इक्वेशन 4 की यदि हेल्प लें तो बाय 4 हम लोग लिख सकते हैं, बाय 4 E इज इक्वल टू रो इनटू r क्यूब अपॉन 3 इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल r के कैपिटल R होते हैं, इक्वल है ना, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो इंटेंसिटी E इज इक्वल टू रो इनटू r अपॉन 3 इनटू एप्सिलॉन नॉट, इतना आ जाएगा राइट। ये सेकंड केस जब पॉइंट P। अब थर्ड केस भी बनेगा जिसमें ये पॉइंट P कहां होगा? इनसाइड में होगा, अंदर होगा।
तो अंदर होगा तो फिर इंटेंसिटी कितनी होगी अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर मेरा बोर्ड जो है वो भर गया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं यदि नोट्स बनाना चाहें तो वो भी बना लें। तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूं बच्चों। आप लोग क्या करो, इसको वीडियो को पॉज करके यदि नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर मैं थोड़ा कुछ पोर्शन मिटाऊंगा मैं। तो बच्चों यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पोर्शन ये अलग करना पड़ेगा, पर आप लोग याद रखिए आउटसाइड पे इंटेंसिटी क्या निकाली थी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर सरफेस पर रो इनटू r अपॉन 3 इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब अपन को इनसाइड वाला केस देखना है, तो इनसाइड के लिए थोड़ा सा बच्चों में इसको अलग कर रहा हूं तो थोड़ा बोर्ड पर जगह बनेगी, क्योंकि बाकी मैं अलग नहीं कर सकता हूं अभी आपको समझाने के लिए। तो थर्ड केस की हेडिंग हो सकती है when point P it is inside the charge sphere, inside मतलब इसी को बच्चों हम लोग बोल सकते हैं when small r is less than capital R. What is capital R? The radius of charge sphere. And what is small r? Distance of a point P from center. अब मैंने यहाँ पर बोल दिया कि नहीं भाई ये स्मॉल r जो है वो लेस है कैपिटल R से। तो इस कंडीशन में जब आप क्लोज सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है बच्चों, यहाँ पर सेंटर ये पड़ गया और ये पॉइंट P इनसाइड में है और इसका डिस्टेंस कितना है स्मॉल r। तो जब क्लोज सरफेस लेंगे तो इतना ऐसा बनेगा, ये क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस, ये स्मॉल r होगा और ये पूरा कैपिटल R होगा जो आपका चार्ज स्फीयर था। अब पॉइंट P जो है वो अंदर आ गया। अब आप यहां से जब फ्लक्स की बात करेंगे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो कौन सा चार्ज लेंगे? वो चार्ज लेंगे जो इस गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर है। पूरा जो स्फीयर था उस पर टोटल चार्ज कितना था Q, इस पर कितना होगा डेफिनेटली लेस देन Q। भाई यदि तुम एक कप में पूरा दूध भरा हुआ है तो नो डाउट मास ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, और उसका आधा ग्लास कर दोगे, आधा कप कर दोगे, मास भी कम हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया, डेंसिटी नो डाउट सेम रहेगी। तो यहां भी वैसे ही है, जब आपने ये पार्ट की बात की है, छोटा स्फीयर स्मॉल स्फीयर है, तो इसके इनसाइड में चार्ज की वैल्यू कम होगी ना Q डैश, और फ्लक्स हमेशा किस चार्ज की वजह से निकलता है? जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है चार्ज, उसकी वजह से यहां से फ्लक्स निकलता है d फाई। तो इस थर्ड केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 3 वाला, पर इसमें अपन फॉर्मूला क्या बोलेंगे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R स्क्वायर। What is Q dash? Charge inside the closed surface, Gaussian surface. And what is our distance of a point P from center? अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बोला ना चार्ज डेंसिटी तो सेम रहेगी, और चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बोलोगे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इनसाइड में चार्ज कितना है Q डैश, इसका वॉल्यूम कितना है, कम है ना वॉल्यूम, तो क्या बोलोगे वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। कौन सा रेडियस? स्मॉल r। इसी स्मॉल स्फीयर के लिए रेडियस स्मॉल r हो गया ना। तो इसका मतलब Q डैश इज इक्वल टू रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब। इस वैल्यू को रख दीजिए यहां पर, तो इंटेंसिटी आ जाएगी आप E =
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डैश की वैल्यू बोलो बच्चों, रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय मैंने क्यू डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर, तो 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो E is equal to rho upon 3 into epsilon naught into 1 into R। ये आ गया, मतलब इनसाइड में इंटेंसिटी क्या आ रही है बच्चों, E it is directly proportional to R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये इनसाइड में डायरेक्टली का मतलब है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। कहां पर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, इनसाइड में। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब यहां पर यदि मैं ग्राफ स्केच करूंगा तो कैसा होगा, ये है आपका नॉन कंडक्टर स्फीयर और इसका ये सेंटर और ये हो गया रेडियस r, और इसी में यहां पर मैं ले लूं y एक्सिस पर इंटेंसिटी और x एक्सिस पर डिस्टेंस। तो जैसे ये रेडियस दिख रहा है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल R, और यहां तक कौन सा केस बन रहा है, इनसाइड का, और इनसाइड का अपने प्रूव किया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऐसी होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इसलिए ग्राफ ऐसे जाएगा। कहां तक, सरफेस तक। सरफेस के बाहर क्या रिलेशन देखा था हमने, E it is inversely proportional to R square, मतलब इंटेंसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, इसलिए यहाँ पर ग्राफ ऐसा होगा। ये जो इनसाइड में हमने ग्राफ देखा E is directly proportional to R, और आउटसाइड में हमने E it is inversely proportional to R। इस ग्राफ को देख के आप समझ सकते हो इस सेंटर से, ये एक्चुअली में सेंटर है, सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक आपको इंटेंसिटी क्या दिख रही है, इंक्रीज होती हुई। कहां तक, कैपिटल R डिस्टेंस तक, कैपिटल R मतलब रेडियस तक, और कैपिटल R के बाद जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल ग्राफ पूछ लेते हैं कि इस केस में जो है करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा, तो वहां पर आपको ये चीज बननी चाहिए, राइट। तो मैं शॉर्ट टाइम के लिए फिर से साइड में हो गया बच्चों, आप लोग जो है, मैं थोड़ा इसलिए रुक जाता हूं बच्चों ताकि आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके अपना यदि नोट्स बनाना चाहते तो बना लें। अब ये हमने कर लिया, अब लास्ट केस बच्चों, इसमें अब हेडिंग आएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, नॉन की जगह पर कंडक्टर। Intensity of electric field at any point due to charge conductor, due to charge spherical conductor। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, स्फेरिकल कंडक्टर मतलब जैसे मेटल स्फीयर है, अब पूरा मेटल स्फीयर है तो उसमें हमको मालूम है मेटल कंडक्टर है, उसमें आप इनसाइड में चार्ज दोगे भी तो इनसाइड में नहीं रहेगा, वो चार्ज कहाँ ट्रांसमिट हो जाता है, सरफेस पर, क्योंकि कंडक्टर है। अच्छा, इसी हेडिंग को ऐसा भी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज शेल, और शेल की बोलते हैं, शेल का मतलब हॉलो स्फीयर, शेल का मतलब हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में भी क्या होगा बच्चों, चार्ज जो रहेगा वो कहां पर होगा, सरफेस पर, इनसाइड में तो कुछ है ही नहीं। और यदि सॉलिड कंडक्टर है तो भी उसमें भी चार्ज दे रहा हो तो भी अंदर नहीं रह रहा, वो भी कहां आ रहा है, सरफेस पर, मतलब दोनों एक ही केस बन गए। तो इस केस में अपन को देखना है इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट पॉइंट पर कैसी होगी।
तो बिल्कुल ऐसा ही बच्चों जैसे अपन ने किया, बिल्कुल सेम। यहाँ पर आप स्फेरिकल कंडक्टर ले लीजिए, इस पूरे पर चार्ज बोल दीजिए Q। नो डाउट यहाँ पर चार्ज जो है वो वॉल्यूम पर नहीं है, किस पर है, सरफेस पर, मतलब एरिया पर है, सरफेस एरिया पर। और इसके सेंटर से यहाँ पर ये जो स्फेरिकल कंडक्टर या शेल का उसका रेडियस r, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r। फिर से हमको यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है आउटसाइड में। आप सेंटर को सेंटर ले लीजिए, स्मॉल r रेडियस का क्लोज सरफेस इमेजिन कीजिए। क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। फिर से वही बात आएगी, ये स्मॉल एलिमेंट है p, इसका सरफेस एरिया स्मॉल होगा, ds होगा। इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी वो भी इस डायरेक्शन में होगी, डिस्टेंस के डायरेक्शन में होगी। यहां से स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा d फाई। अब ये d फाई की वैल्यू हमको यहाँ पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू p, d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। सेम बिल्कुल, d फाई इज इक्वल टू E ds cos 0, d फाई इज इक्वल टू E into ds, जैसा अपन ने किया था बिल्कुल वैसे। फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई इस गॉसियन सरफेस से क्लोज सरफेस जो आपने इमेजिन किया है, उसके इतने स्मॉल पार्ट से फ्लक्स कितना निकल रहा है, d फाई। तो केवल इतने बार से तो निकल नहीं रहा है, वो तो यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी, सब स्मॉल एलिमेंट्स। पूरे क्लोज सरफेस से कितना निकल रहा है, सारे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समेशन। तो समेशन मतलब क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समेशन मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ d फाई की वैल्यू रख दी ds। तो फाई इज इक्वल टू e कांस्टेंट कॉमन इंटीग्रेशन ds, फाई इज इक्वल टू e इनटू इंटीग्रेशन ds। इंटीग्रेशन ds मतलब बच्चों इसका इंटीग्रेशन ds इतने पार्ट का सरफेस एरिया था और इस पूरे का गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया। तो नो डाउट आप क्या बोलेंगे, 4 पाई r स्क्वायर। एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बाय गॉस थ्योरम बात करते हो तो आपको मालूम है इस क्लोज सरफेस के अंदर अभी भी चार्ज q है, तो फाई इज इक्वल टू 1/x0 क्यूब। बाय 1 and 2 बात करते हो, इक्वेट करोगे तो e into 4 pi r square is equal to 1/epsilon 0 क्यूब। तो e is equal to 1/4 pi epsilon naught into q by r square। जैसा अपने लास्ट केस में किया था बिल्कुल वैसा ही यहां तक आएगा, यहां तक। इसके बाद थोड़ी सी स्थितियां बदल जाएंगी। अब आप समझे, अच्छा यदि मैं किसी को, यदि आप चार्ज के फॉर्म में, मैं चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में बोलूं तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सपोज रो, तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सरफेस पर है, तो यहाँ सरफेस एरिया होगा, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसका मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, रो इनटू 4 पाई R स्क्वायर। इस वैल्यू को यहां रख सकते हो, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह जाएगा रो इनटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, E इज इक्वल टू रो R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/r स्क्वायर। ये आई बच्चों इंटेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। और चार्ज के टर्म्स में तो सिंपल है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर। मतलब ये पूरा शेल का चार्ज ऐसा लग रहा है जैसे कहां पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर। पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी हमने ड्राइव की है, तो वही फार्मूला बन गया। अब इसमें भी बच्चों 3 केस बनेंगे। फर्स्ट, व्हेन स्मॉल r is greater than capital R।
What is capital R? The radius of charge sphere. And what is small r? Distance of a point P from center. और स्मॉल आर ग्रेटर बोल रहा हूँ कैपिटल आर से, इसका मतलब पॉइंट पी जो है वो इस चार्ज स्फीयर के कहां पर हुआ? बाहर। और उसी केस में तो हमने ये ड्राइव किया, इसलिए इंटेंसिटी सेम हो जाएगी, E = 1/4 pi epsilon naught into Q upon R²। ये हो जाएगा। जबकि सेकंड केस when small r is equal to capital R, इसका मतलब पॉइंट P कहां आ गया? सरफेस पर। यदि कोई पॉइंट इस शेल के चार्ज स्फीयर के सरफेस पर है, इसका मतलब उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना हुआ? जितना इस स्फीयर का रेडियस है। अब इंटेंसिटी कितनी होगी? वेरी सिंपल, यहां वैल्यू रख दी स्मॉल r कैपिटल R। तो E = क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4 pi epsilon naught into Q upon capital R। ये हो जाएगा। और थर्ड केस when small r is less than capital R। स्मॉल r एक्चुअली में हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर से। और अब मैं बोल रहा हूं कि स्मॉल r जो है वो लेस है कैपिटल R से, इसका मतलब पॉइंट P कहां होगा? इनसाइड में होगा, तभी तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R से कम हो गया। ये आउटसाइड वाला केस, ये सरफेस वाला केस, ये थर्ड। मतलब यहाँ पर आउटसाइड को मतलब ये अपन P1 बोला एट P1 है ना, सरफेस पर मतलब एट P2, और इनसाइड में बोल रहा हूँ मतलब कहाँ बोल रहा हूँ? एट P3। मतलब पॉइंट P कहाँ हुआ? इनसाइड में। तो इनसाइड में इंटेंसिटी कितनी होगी? डेफिनेटली इनसाइड में इंटेंसिटी 0 होगी, क्योंकि इनसाइड में चार्ज ही नहीं है, पूरा चार्ज कहां पर है? सरफेस पर। तो इसलिए हमको मालूम है इनसाइड में चार्ज की वैल्यू 0 है, इसलिए बाय इक्वेशन 3 इंटेंसिटी की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब बच्चों यदि मैं ग्राफ स्केच करता और मान लीजिए मैं ग्राफ यहां पर इंटेंसिटी ले लूं, यहां डिस्टेंस ले लूं, तो डेफिनेटली ये ग्राफ जो है कैपिटल R डिस्टेंस तक डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी 0 रहेगी। और जब यहां पर अपन बात करेंगे तो इंटेंसिटी कुछ वैल्यू रहेगी, लेकिन फिर जैसे ही आउटसाइड जाएंगे तो इंटेंसिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये दिख रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसलिए ग्राफ ऐसा जाएगा। तो दोनों में फर्क समझिए। जो आपका स्फेरिकल कंडक्टर था पहले, नॉन कंडक्टर था, उसमें ग्राफ पूरा था, यहां से लेके ऐसा पूरा ये पूरा डेवलप हुआ था और फिर ऐसा गया। लेकिन शेल के केस में ग्राफ जो रहेगा वो केवल क्या कहां से स्टार्ट होगा? सरफेस से लेके आउटसाइड यहां पर। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड, जैसे यदि मान लीजिए सपोज लाइटनिंग हो रही है, बिजली गिर रही है, बिजली चमक रही है और आपको लग रहा है कि बिजली गिर जाएगी अब, और आप बाहर कार के पास खड़े हैं और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लाइटनिंग स्टेट में आप क्या करेंगे। ऑप्शन भी दे देते हैं वो, कार के अंदर घुस जाएंगे, सारे डोर्स विंडोज सब बंद कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन, कार के नीचे घुस जाएंगे। थर्ड, कार से दूर भाग जाएंगे। फोर्थ, कार के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, कार के अंदर बैठ जाएंगे और सारे डोर्स विंडोज सब क्लोज कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यदि लाइटनिंग हुई और कार पर गिर भी गई बाय द वे, तो पूरी की पूरी जो चार्ज है वो कहां रहेगा? सरफेस पर। शेल का केस बन जाएगा और इनसाइड में इंटेंसिटी कितनी रहेगी? 0। इसलिए कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऐसी वो पेट्रोल टैंकर्स वाले केस बनते हैं कि जो पेट्रोल टैंकर जब चलता है तो उसके साथ में एक चेन लटकी रहती है, रोड को टच करती रहती। क्यों? तो उसका भी रीजन यही है क्योंकि एक्चुअली में वहां जो पेट्रोल टैंकर्स उसके अंदर पेट्रोल होता है,
पेट्रोल जो होता है एक्सप्लोसिव होता है, और टैंकर कंटिन्यूस एयर के साथ फ्रिक्शन करता रहता है, तो डेफिनेटली पूरा टैंकर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो कहीं से पेट्रोल निकल गया तो हो सकता है फायर प्रोड्यूस हो जाए, तो उससे सेफ रखने के लिए एक्चुअली में टैंकर के साथ में एक चेन लटकी रहती है जो रोड को टच करती रहती है, ताकि जितना चार्ज है वो थ्रू चेन कहाँ चला जाए, अर्थ में। और टैंकर कैसा बनाना है, चार्जलेस। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं उनमें ग्रेफाइट पाउडर मिक्स किया जाता है, क्यों? तो उसका भी रीजन यही है क्योंकि पेट्रोल जो एरोप्लेन होते हैं वो कंटिन्यूस फ्लाई करते रहते हैं, क्लाउड के साथ फ्रिक्शन होता रहता है, तो स्वाभाविक है पूरा प्लेन चार्ज हो जाता है, अंदर पैसेंजर्स को कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि पूरा चार्ज सरफेस पर रहता है, इनसाइड में इंटेंसिटी जीरो होती है। लेकिन जैसे ही वो प्लेन लैंडिंग करता है तो पूरे प्लेन का चार्ज टायर के थ्रू कहाँ चला जाना चाहिए, अर्थ में। इसलिए टायर्स जो है उसमें क्या मिक्स किया जाता है, ग्रेफाइट पाउडर, ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए और पूरा का पूरा प्लेन क्या बन जाए, चार्जलेस। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो इसी पर बेस्ड है। ये आप लोग का जो है पोर्शन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ये मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। अब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।